जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां जीतने वाला राजा जीत का जश्न मनाने के बजाय अपने हथियार हमेशा के लिए जमीन पर डाल दे और सन्यासी बन जाए। या फिर सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसका पूरा का पूरा भविष्य युद्ध के मैदान में चले, एक भटके हुए तीर ने तय कर दिया हो। बिल्कुल, ये सब सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, मतलब अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो लगता है कि ये सिर्फ तारीख हो और राजाओं के नामों की एक उबाऊ सी सूची है। सही बात है। लेकिन जो भी इस चर्चा को सुन रहा है, मैं उसे बताना चाहूंगा कि सच तो ये है कि भारत का इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास केवल विजेताओं की कहानी नहीं होता। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट, मतलब तितली प्रभाव की तरह है। हाँ, हाँ, ठीक है। जहाँ किसी अनजान से मैदान में लड़ी गई एक छोटी सी लड़ाई भी सदियों बाद तक अपना असर दिखाती है। मतलब आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, वो रातों रात नहीं बनी है। ये तो सदियों से चले आ रहे सत्ता और विचारधारा के टकरावों का सीधा नतीजा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस दौर से जहां युद्ध केवल जमीन के कब्जे के लिए नहीं हो रहे थे, बल्कि वो विचारधारा का भी टकराव था। तो प्राचीन काल में चलते हैं 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। हाँ। हम सब ने बचपन में किताबों में पढ़ा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर जीत हासिल की थी। लेकिन यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये कि इस भारी जीत ने ही विजेता की पूरी सोच को पलट कर रख दिया। बिल्कुल पलट दिया। अशोक ने इसके बाद अहिंसा की नीति अपना ली और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। देखिए, यही वो ऐतिहासिक मोड़ है जहां भारत का इतिहास केवल सैन्य शक्ति से आगे बढ़कर दर्शन और राज्य चलाने की नई नीतियों की ओर मुड़ जाता है। जरा उस समय के भू राजनीतिक परिदृश्य को समझिए। मौर्य साम्राज्य अपनी आक्रामकता और विस्तार के एकदम चरम पर था। कलिंग उनका आखिरी बड़ा लक्ष्य था। सही बात है। लेकिन जीत के बाद जो भयंकर नरसंहार हुआ ना, उसने अशोक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या खून की नदियों पर खड़ा किया गया साम्राज्य कभी स्थायी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक यू टर्न था। और अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये किसी बहुत बड़े एकाधिकार, मतलब किसी मोनोपोली वाले कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से नष्ट करके बाजार पर कब्जा कर लेती है और जीत के अगले ही दिन उस कंपनी का सीईओ अचानक सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए। अरे हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि अब से हम कोई व्यापारिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सिर्फ समाज सेवा करेंगे। ये कितना अद्भुत है। सच में हैरान करने वाला है। लेकिन इसी प्राचीन काल में हमें एक और ऐसा शासक मिलता है जिसकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। मैं कनिष्क की बात कर रहा हूँ। कनिष्क। पहली सदी में कनिष्क और चीन के बीच युद्ध हुआ था और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने भारत की सीमाओं के बाहर जाकर आक्रमण किया। हाँ। उसने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर अपना अधिकार जमा लिया। तो मेरा यहाँ एक सवाल है। पूछिए। भारत तो हमेशा से अपने बचाव के लिए, मतलब अपनी रक्षा करने के लिए जाना जाता रहा है। क्या कनिष्क का भारत से बाहर जाकर इस तरह का आक्रमण करना भारतीय इतिहास के उस रक्षात्मक रवैये में एक बड़ा अपवाद नहीं था? देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो है कनिष्क की आर्थिक दूरदर्शिता। अच्छा। हाँ, ये एक अपवाद तो था ही, लेकिन ये सिर्फ जमीन की भूख नहीं थी। असल में सिल्क रूट उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन थी। ये चीन को सीधे रोमन साम्राज्य से जोड़ती थी और कनिष्क ने ये समझ लिया था कि जो इस मार्ग को नियंत्रित करेगा वही दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। क्या बात है। उसने व्यापारिक रास्तों पर टोल टैक्स लगाया। अरे वाह। हाँ, और कुषाण साम्राज्य को अथाह धन से भर दिया। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये जो आक्रामक और दूरदर्शी रणनीति थी ना, वो बात के भारतीय शासकों में कम ही देखने को मिलती है। हम ज्यादातर अपनी सीमाओं के भीतर ही सिमट कर रह गए। और शायद इसी भारी संपत्ति ने बाहरी लोगों को भारत की तरफ आकर्षित भी किया। जैसे अगर हम आगे बढ़ें तो 466 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त और विदेशी आक्रमणकारी हूणों के बीच हुए युद्ध को देखते हैं। बिल्कुल। स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत ही सफलतापूर्वक भारत में घुसने से रोका था। मतलब ये एक शानदार रक्षात्मक जीत थी। बिल्कुल थी। स्कंदगुप्त ने हूणों को इतनी बुरी तरह हराया कि वे दशकों तक भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए।
लेकिन ये उस फोर्ट्रेस मेंटालिटी, मतलब जो किलेबंद मानसिकता होती है ना, उसका भी एक बड़ा उदाहरण है। किलेबंद मानसिकता? हाँ, भारतीय शासक बस अपने किले बचा रहे थे। वे ये नहीं सोच रहे थे कि दुश्मन आ कहाँ से रहा है और उसे वहीं जाकर कैसे रोका जाए। अच्छा। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रक्षात्मक रणनीति तभी तक सफल होती है जब तक आपकी श्रृंखला की हर एक कड़ी मजबूत हो। मतलब आप ये कह रही हैं कि स्कंदगुप्त के बाद जो कमजोर उत्तराधिकारी आए वे इस रक्षात्मक दीवार को संभाल नहीं पाए। बिल्कुल। और अंततः हूणों के आक्रमण सफल हो गए। ठीक है युवा, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा पैटर्न है। जब आप सिर्फ बचाव कर रहे होते हैं ना, तो दुश्मन को केवल एक बार भाग्यशाली होना पड़ता है, जबकि आपको हर बार जीतना होता है। जैसे ही एक कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आया, पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से हम मध्यकालीन युग की शुरुआत देखते हैं। सही कहा। वो दौर जब भारत की ये जो रक्षात्मक दीवारें थीं, वे लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों के सामने दरकने लगी। 712 ईस्वी का सिंध युद्ध इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच का ये युद्ध, ये भारत पर पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण था। हाँ। लेकिन यहाँ केवल राजा नहीं बदला, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल गई। कासिम ने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया। और देखिए, इस जजिया को समझना बहुत जरूरी है। बताइए। जजिया असल में एक प्रकार का सुरक्षा कर था जो एक मुस्लिम शासक अपनी गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाता था। हाँ। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मोहम्मद बिन कासिम केवल मंदिरों या खजानों को लूटकर वापस जाने के इरादे से नहीं आया था, जैसा कि बाद में महमूद गजनवी ने किया था। बिल्कुल। कासिम एक नई प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर रहा था। वो ये जता रहा था कि अब यहाँ सत्ता का एक नया केंद्र बन चुका है। लेकिन भारत ने इसका कड़ा प्रतिरोध भी किया था। हम अक्सर सिर्फ हार की बात करते हैं, लेकिन 1178 ईस्वी का गुजरात युद्ध बहुत कम लोगों को याद है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गोरी और गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें मूलराज ने गोरी को बहुत बुरी तरह खदेड़ दिया था, ये भारत में मोहम्मद गोरी की पहली बड़ी पराजय थी। और विडंबना देखिए कि ये हार इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है। बिल्कुल। 1178 की यह हार हमें बताती है कि गोरी कोई अजेय योद्धा नहीं था जो बस आया और छा गया। उसे बहुत तगड़ी मार पड़ी थी, लेकिन गोरी की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल सेना नहीं थी। तो क्या थी? उसकी ताकत थी अपनी हार से सीखने की क्षमता। जब वो गुजरात के रास्ते से भारत में नहीं घुस पाया, तो उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और पंजाब के रास्ते उत्तर भारत की ओर रुख किया। क्या बात है। और यहीं से हम 1191 और 1192 के उन ऐतिहासिक तराइन के युद्धों तक पहुंचते हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। बिल्कुल। 1191 के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को धूल चटा दी थी। लेकिन 1192 के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत होती है। मैं तराइन के इस दूसरे युद्ध की तुलना किसी एंटीवायरस के फेल होने से करना चाहूंगा। एंटीवायरस? वो कैसे? हाँ, मतलब एक बार जब 1192 में वो भारतीय सिस्टम क्रैश हुआ ना, तो उसके बाद भारत का पूरा सिस्टम विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक ओपन सोर्स बन गया। अरे हाँ, ये तो है। दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, जो पृथ्वीराज चौहान 1 साल पहले गोरी पर इतने हावी थे, वे दूसरे युद्ध में कैसे हार गए? देखिए, ये सामरिक रणनीति मतलब टैक्टिक्स का बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भारी हाथियों और आमने सामने के सीधे हमले का इस्तेमाल किया था। जो राजपूत सेना थी, वो सामने से लड़ने में माहिर थी। हाँ, वो तो उनकी खासियत थी। और गोरी ये बात समझ गया था। इसलिए दूसरे युद्ध में गोरी ने सीधे हमला करने के बजाय अपनी हल्की और तेज घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया। अच्छा। उसने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांट दिया। उसके जो तीरंदाज थे, वो घोड़ों पर बैठकर आते, तीर चलाते और राजपूत सेना के पलटवार करने से पहले ही तेजी से पीछे हट जाते। ओहो। ये एक फेंट रिट्रीट मतलब झूठे पीछे हटने की रणनीति थी। तो राजपूत सेना उनके जाल में फंस गई। बिल्कुल। राजपूत सेना उनके पीछे भागी, उनका फॉर्मेशन टूट गया, उनके जो भारी हाथी थे वो थक गए और फिर गोरी की रिजर्व सेना ने उन पर एक निर्णायक हमला कर दिया। ये सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये गति और नई रणनीति की जीत थी। क्या बात है। मतलब गति ने भारी भरकम ताकत को मात दे दी। हाँ। और यहीं से मंच तैयार होता है मुगल सत्ता के उदय का।
अब हम उन लड़ाइयों की बात कर रहे हैं जो किसी बड़े हॉलीवुड या बॉलीवुड महाकाव्य जैसी लगती हैं। बिल्कुल। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। जी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। यहाँ भी कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, है ना? हाँ, एकदम सही। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन बाबर के पास 2 बड़े गेम चेंजर थे। पहला था उसका तोपखाना यानी आर्टिलरी। उस समय उत्तर भारत में तोपों का ऐसा भयानक इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा। तोपों की जो भयानक आवाज और आग थी ना, उससे लोदी के हाथी पागल हो गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाप रे। और दूसरा गेम चेंजर था तुलुगमा रणनीति। बाबर ने अपनी सेना को बीच में रोकने के बजाय किनारों से दुश्मन को घेरने की चाल चली। तकनीक और रणनीति का ये मेल इतना घातक था कि लोधी की एक विशाल सेना कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन ये मुगल सफर भी कोई सीधा ग्राफ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि बस जीतते ही गए। हाँ, उतार चढ़ाव तो थे। 1540 में कन्नौज या जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, उसे देखिए। शेर शाह सूरी ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बेटे हुमायूं को हरा दिया। बिल्कुल। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य का वारिस अपनी दिल्ली की सत्ता गवा बैठता है, उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, कई सालों तक दरबदर भटकना पड़ता है, और भारत में कुछ समय के लिए शूरवंश का उदय हो जाता है। और सत्ता का ये पलटना दिखाता है कि मध्यकालीन भारत में राजनीतिक जमीन असल में कितनी अस्थिर थी। हाँ, कोई भी जीत स्थायी नहीं थी। उस समय मजबूत संस्थाएं नहीं थी, सिर्फ तलवार की धार थी जो ये तय करती थी कि कल तख्त पर कौन बैठेगा। बिल्कुल सही कहा। और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स हमें 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में देखने को मिलता है। ओ, पानीपत का दूसरा युद्ध तो सच में किसी फैंटेसी नॉवेल की तरह लगता है। हाँ। एक तरफ है सिर्फ 14 साल का नाबालिग बालक अकबर, जिसकी सेना का नेतृत्व उसका संरक्षक बैरंग खां कर रहा है। और दूसरी तरफ है हेमू। हेमू कोई मामूली योद्धा तो था नहीं, वो मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगलों को खदेड़कर दिल्ली पर कुछ समय के लिए विक्रमादित्य की उपाधि के साथ हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था। बिल्कुल, ये एक अविश्वसनीय सैन्य उपलब्धि थी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, हेमू की सेना तो भारी पड़ रही थी ना, तो फिर वो अचानक हार कैसे गया? उसकी उपलब्धि इतनी अल्पकालिक क्यों रही? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये घटना इस बात का प्रतीक है कि उस समय की जो सैन्य व्यवस्था थी वो कितनी कमजोर बुनियाद पर टिकी थी। कैसे? युद्ध के मैदान में हेमू हाथी के हौदे पर बैठकर अपनी सेना का शानदार नेतृत्व कर रहा था। जीत लगभग उसकी मुट्ठी में थी। मुगल सेना में भगदड़ मचने ही वाली थी कि तभी मुगल खेमे से आया एक अनजाना सा तीर सीधे हेमू की आंख में आकर लगा। उनमें अचानक खौफ पैदा हो गया और वे मैदान छोड़कर भागने लगे। मतलब एक तीर ने, महज हवा में तैरते एक तीर ने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। बिल्कुल, ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि पूरी राज्य व्यवस्था कितनी व्यक्ति केंद्रित थी। अगर सेनापति गिर गया तो सेना लड़ना छोड़ देती थी। उस समय देश या राष्ट्रीयता के लिए लड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, वो तो आधुनिक विचार है। सैनिक तो उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे थे जो उन्हें वेतन देता था। हेमू का गिरना मुगल साम्राज्य के लिए एक लॉटरी लगने जैसा था, जिसने अगले 300 सालों के लिए भारत का भाग्य लिख दिया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इसी मुगल दौर में एक और युद्ध है जिसे लेकर बहुत सी किंवदंतियां हैं, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। बिल्कुल, मैंने सुना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े समेत अपनी तलवार के एक ही वार से 2 हिस्सों में चीर दिया था। यह किसी मिथक या सुपर हीरो फिल्म जैसा लगता है। देखिए, ये घटना महाराणा प्रताप की शारीरिक ताकत और उनकी तलवारबाजी के कौशल को तो दर्शाती ही है। हाँ। लेकिन अगर हम सैन्य रणनीति के नजरिए से हल्दी घाटी को देखें तो ये असिमेट्रिकल वॉरफेयर, मतलब असम्मित युद्ध का एक शानदार उदाहरण है। वो कैसे? महाराणा प्रताप जानते थे कि मैदानी इलाके में मुगलों की विशाल सेना और उनके भारी तोपखाने का सामना करना आत्महत्या होगी। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अरावली की संकरी पहाड़ियों और घाटियों को चुना। ये एक तरह की गुरिल्ला रणनीति थी। उन्होंने भूगोल का इस्तेमाल अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में किया। भूगोल का इस्तेमाल। मुगल सेना की संख्या वहाँ कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वे पहाड़ियों में ठीक से मूव ही नहीं कर पा रहे थे। भूगोल का हथियार के रूप में इस्तेमाल, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि मुगल सत्ता भी कमजोर पड़ने लगी। हाँ।
और उनकी इन आंतरिक लड़ाइयों ने बाहरी ताकतों को फिर से भारत की तरफ खींचना शुरू कर दिया। और इसके बाद शुरू होता है भारत की धन संपत्ति की लूट और मराठा शक्ति के क्षीण होने का भयानक दौर। 1739 ईस्वी का करनाल का युद्ध, नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया। बिल्कुल। नादिर शाह सिर्फ 1.5 महीने दिल्ली में रहा, लेकिन उन 45 दिनों में उसने दिल्ली को इस कदर लूटा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भयानक लूट थी वो। अपने साथ मयूर सिंहासन मतलब तख्ते ताऊस और मशहूर कोहिनूर हीरा भी ले गया। नादिर शाह का वो आक्रमण केवल खजाने की लूट नहीं थी। अच्छा। ये मुगलों के उस रुतबे और उस औरा की लूट थी जो उन्होंने सदियों से बना रखा था। उस एक आक्रमण ने पूरी दुनिया को और भारत के अंदर मौजूद अन्य शक्तियों को ये कड़ा संदेश दे दिया कि मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम के शासक रह गए हैं। दिल्ली अब एक खोखला शहर है जिसे आसानी से भेदा जा सकता है। और कोहिनूर हीरे की यात्रा तो खुद में एक ऐतिहासिक रिले बेस के बैटन की तरह लगती है। हाँ बिल्कुल। जो एक हाथ से दूसरे हाथ खून से सनकर पहुंचती रही। बिल्कुल। नादिर शाह से ये हीरा उसके उत्तराधिकारी शाह शुजा के पास गया। फिर शाह शुजा ने अपनी जान बचाने के लिए इसे महाराजा रंजीत सिंह को भेंट किया। पर अंततः रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास से एक थोपे गए समझौते के तहत ये महारानी विक्टोरिया के ताज तक पहुंच गया। हाँ। ये केवल एक रत्न नहीं है, ये सत्ता के ट्रांसफर का एक चलता फिरता सिंबल है। लेकिन नादिर शाह के बाद आता है 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। बिल्कुल। इस युद्ध में मराठा शक्ति को बहुत गहरा धक्का लगा। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव मारे गए। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? अगर मराठे उस समय इतने ही ताकतवर थे कि वे लगभग पूरे भारत पर हावी हो चुके थे और मुगलों का इकलौता विकल्प बन गए थे, तो वे अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारी से हार कैसे गए? क्या उनकी सैन्य रणनीति में कोई बड़ी चूक थी? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक सवाल है। मराठों की हार का कारण केवल आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। तो क्या था? बल्कि रसद यानी उनकी सप्लाई लाइन का टूटना था। अच्छा। मराठे दिल्ली से बहुत दूर उत्तर भारत में लड़ रहे थे। अब्दाली ने बहुत ही चालाकी से मराठों की सप्लाई लाइन काट दी। मराठा शिविर में कई हफ्तों तक खाना नहीं पहुंचा। उनके सैनिक और घोड़े भूखे मरने लगे। ये तो बहुत भयानक स्थिति रही होगी। और दूसरी बड़ी चूक थी मराठों का अपने पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध को छोड़कर भारी तोपखाने के साथ एक स्थिर मैदानी युद्ध लड़ना। अब्दाली की सेना के पास ऊंटों पर रखी जाने वाली हल्की तोपें थीं, जो बहुत तेजी से दिशा बदल सकती थीं, जबकि मराठों की भारी तोपें एक ही जगह फंसकर रह गईं। तो इस सब का मतलब क्या है? पानीपत के इस तीसरे युद्ध ने भारत के इतिहास में असल में क्या बदला? इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा। अच्छा। बल्कि इसने ये तय किया कि कौन राज नहीं करेगा, और वो थे मराठे। इस हार ने मराठों की अजेय होने की छवि तोड़ दी और उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, या जिसे शक्ति शून्यता कहते हैं, वो पैदा कर दी। और आपको तो पता ही है कि शक्ति शून्यता कभी भी ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती। एक व्यापारिक कंपनी? बिल्कुल। इसी शून्यता का फायदा बाद में एक विदेशी व्यापारिक कंपनी ने उठाया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से हमारी चर्चा के सबसे हैरान करने वाले अध्याय यानी ब्रिटिश कॉर्पोरेट टेकओवर की शुरुआत होती है। बिल्कुल। ये कोई रातों रात हुआ सैनिक हमला नहीं था। अंग्रेजों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाया। 1759 के वेदरा के युद्ध में उन्होंने डचों की शक्ति समाप्त की। 1761 के वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को भारत से लगभग पैक करके वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय रियासतों की ओर रुख किया। 1757 में प्लासी का युद्ध और फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। हाँ, यहाँ प्लासी और बक्सर के बीच का जो तकनीकी अंतर है ना, उसे समझना जरूरी है। बताइए। प्लासी का युद्ध कोई असल युद्ध था ही नहीं। वो कूटनीति, धोखे और मीर जाफर के विश्वासघात का परिणाम था। हाँ, वो तो एक तरह की सेटिंग थी। बिल्कुल। अंग्रेजों ने सेना से ज्यादा रिश्वत का इस्तेमाल किया, लेकिन बक्सर एक सीधा सैनिक टकराव था। इसमें मुगल बादशाह, अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजों से लड़ी और हार गई। बक्सर ने ये पूरी तरह साबित कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन मुझे अभी भी ये बात हैरान करती है कि 7 समंदर पार से आया मुट्ठी भर लोगों का एक कॉरपोरेशन इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर पाया?
देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका जवाब केवल उनके आधुनिक हथियारों में नहीं था। तो फिर किसमें था? इसका जवाब उनके आर्थिक मॉडल में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी। वे लंदन के शेयर बाजार से पैसा उठाते थे। इसका मतलब था कि उनके पास लगातार युद्ध लड़ने के लिए एक अंधहीन पूंजी या कहें कैपिटल मौजूद थी। अच्छा, मतलब फंडिंग की कमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। अगर भारतीय राजा की सेना हार जाती तो उसका खजाना खाली हो जाता था। सही बात है। लेकिन अंग्रेज हारने के बाद भी लंदन से नया पैसा लाते, नई भाड़े की सेना खड़ी करते और फिर से हमला कर देते। वे राजाओं से नहीं लड़ रहे थे, वे एक पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से लड़ रहे थे। कमाल है, मतलब एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ने राजाओं की तलवारों को हरा दिया। एकदम सही। और इसी रणनीति का नतीजा हम मराठों और मुगलों के पतन में देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मुगल बादशाह, जिनके पूर्वजों की मिसालें दी जाती थी, वे अंग्रेजों के मात्र पेंशनर बनकर रह गए। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पद से हटाकर पेंशन पर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। महान पेशवा बस एक पेंशनर बन गए। ये अंग्रेजों की एक मास्टर स्ट्रोक कूटनीति थी। कैसे? उन्होंने राजाओं को जान से मारने के बजाय उन्हें पेंशन पर रख दिया। इससे जनता में एकदम से कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि राजा जिंदा था, लेकिन उसकी सत्ता और उसका ऑरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। हाँ, ये तो बहुत चालाकी थी। खैर, इस बीच दक्षिण में मैसूर में भी भयंकर प्रतिरोध हुए। बिल्कुल, टीपू सुल्तान। हाँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इस पूरे ब्रिटिश काल में एक नाम है जो बहुत चमकता है, हैदर अली। हाँ, हैदर अली। 1781 के पोर्टनवा के युद्ध का जिक्र आता है। हैदर अली एकमात्र ऐसा भारतीय शासक था जो अंग्रेजों से कभी अंतिम रूप से परास्त नहीं हुआ। उसने साबित किया कि अंग्रेज अजय नहीं थे। उसने ऐसा कैसे किया? हैदर अली की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अच्छा। उसने देखा कि यूरोपीय सेनाएं कैसे लड़ती हैं और उसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित किया। उसने रॉकेट आर्टिलरी का भी बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया। वो ये समझ गया था कि पुरानी भारतीय युद्ध शैलियों से आधुनिक यूरोपीय सेना को नहीं हराया जा सकता। मतलब लोहे को लोहे से काटना होगा? बिल्कुल, आपको दुश्मन की भाषा में ही उसे जवाब देना होगा। लेकिन अंततः अंग्रेजों का कूटनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य बल का ये बेजोड़ मिश्रण पूरे भारत को निगल लिया। हाँ। बाद में 1824 के आंग्ल बर्मा युद्ध या अफगान युद्धों में उन्होंने भारत की सीमाओं से पार जाकर भी अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। हाँ। वे एक नया भूगोल रच रहे थे। तो आज की इस लंबी और विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो हम देखते हैं कि प्राचीन कलिंग युद्ध से लेकर बर्मा के जंगलों तक भारत की जमीन ने अनगिनत रणनीतियों, धोखों और वीरताओं को करीब से देखा है। बिल्कुल। ये युद्ध केवल तारीखों की एक सूची नहीं है, ये भारत के वर्तमान अस्तित्व में आने की कहानी है। कैसे एक रक्षात्मक उपमहाद्वीप पहले विदेशी ताकतों के लिए खुला और फिर एक ग्लोबल कॉर्पोरेट साम्राज्य का हिस्सा बन गया। एकदम सही कहा। और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए इसे समझना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की हमारी कूटनीति, हमारे राजनीतिक फैसले, यहाँ तक कि आज जो राष्ट्रीय सीमाएं हम देखते हैं वो सब शून्य से पैदा नहीं हुई हैं। सही कहा आपने। इतिहास कभी मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हम इतिहास को हमेशा राजाओं, विजेताओं या हारने वालों के चश्मे से पढ़ते आए हैं, तलवारों और तोपों की बात करते हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस पूरे ऐतिहासिक खेल में भारत के भूगोल ने भी अपनी कोई अदृश्य चाल चली? बहुत गहरा सवाल है। क्या तराइन या पानीपत के सपाट मैदानों की मिट्टी, अरावली की संकरी घाटियां या उत्तर पश्चिम के दर्रों की भूगोलिक संरचना ने भारत का भाग्य तय करने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई जितनी किसी राजा की रणनीति ने? इस नए कोण से इतिहास पर विचार कीजिएगा, भूगोल की नजरों से इतिहास को देखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है सत्ता और संघर्ष की कोई बिल्कुल ही नई कहानी मिल जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली चर्चा में।